अगेन गुड इवनिंग सूरज जी। मेंस के बैच जो आपका 69th का मेंस का बैच चल रहा है, आप अपना जो है सो ये चालू कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि इजी रहेगा चीज़ों को समझने में। आप जो है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है बेसिक तौर पे आपको मेंस के रिगार्डिंग जो है फॉर्मेटिंग करवाएंगे जीएस का। जिस जीएस के फॉर्मेटिंग में आपको ये समझने में आ जाएगा कि सर मुझे किस तरीके से आंसर फॉर्मेट, जो प्रेजेंटेशन की बात होती है, दो चीज होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है कि यू हैव अ मच कंटेंट, आपके पास कंटेंट है या नहीं। दूसरा होता है कि आपके पास कंटेंट है तो उसको परोसते कैसे हैं। जैसे एग्जांपल में सपोज कि आपको मैंने खाना दे दिया, और खाना को आप जो परोसने का तरीका है, जितने बेहतर से जो परोसेगा, मन आप कहने का भाव ये है कि सामने वाला जो आपका जो आंसर चेक करने वाले हैं, उसको कम परेशानी होना चाहिए आपके तरफ से, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। ओके, तो मेनली इसी चीज पर टारगेट करना है आपको भी, कि हम इतने बेहतर तरीके से हम परस के देंगे, चीजों को समझा के देंगे कि मुझे लगना चाहिए कि मेरा जो है आसानी तरीके से आपको मैं आज फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ओके, आप फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मेट पर फोकस कीजिए। देखिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चन दिया, सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आपके क्वेश्चंस में मैंने क्या दिखाया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन पर मैंने बातचीत करने के लिए सोचा कि आपको जो है कम से कम एक फॉर्मेटिंग बताया जाए, जिससे कि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि मुझे करना क्या चाहिए था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या बोला था आपको। G20, भारत और G20, नई दिल्ली घोषणा, क्योंकि आपको पता है कि G20 का जो अध्यक्षता है 2023 में भारत के द्वारा हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा भारत के द्वारा जो रिजल्ट आया, आप सर रिजल्ट देखेंगे, नई दिल्ली घोषणा आया। ओके, नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकृति मिली थी सभी देशों के द्वारा। देन G20 के समक्ष क्या चुनौती था। दूसरी बात, इस चुनौती से पहले अगर हम देखें तो G20 भारत के लिए उपलब्धि क्या लेकर आया। उपलब्धियां, G20 जो है भारत के लिए उपलब्धियां क्या लेकर आया। नेक्स्ट, जो निवेश की बात हो रही है, क्या किसकी बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एफडीआई को लेकर के। अच्छा, आप हाल ही में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है सो सूरत में हीरा डायमंड के लिए डायमंड सेंटर का डेवलप उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि चीज़ों को आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इस यूटिलाइजेशन के प्रोसेस पर ध्यान देना है। अब देखिए इस फोकस को, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता का महत्व क्या रहा। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता का महत्व क्या रहा, इतने सारे डायमेंशन को मैंने रख दिया आपको। ये मान के चलिए कि आपसे इस बार खासतौर पे जो आपका एग्जाम होने वाला है 69, इसमें G20 से क्वेश्चन एक बनने वाले हैं, ठीक है, जहां भी क्वेश्चन बने करंट सेक्शन में। अब समझिए, मैं यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट करेगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट करता है। आप टारगेट कीजिए, आप फुल ये कर लीजिए, ठीक है। आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर, आप कंटेंट को देखिए अब कि आपको और बेहतर क्या करना चाहिए। सबसे पहला क्या करना है आपको, सबसे जो फर्स्ट वर्क है, अब देखिए मेरे इस नोट्स को देखिए। मैंने क्या बताया, किसी भी जो प्रश्न होता है, मान लिया जाए सपोज कि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया, तो प्रश्न पूछा जाएगा सर, तो आप क्या करते हैं, पहला फर्स्ट वर्क काम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है आपका। सेकंड क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है। और थर्ड आपने क्या देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, जो निष्कर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। अब निष्कर्ष में कई लोग क्या निष्कर्ष में क्या होता है, एक होता है जो कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का आप क्या करते हैं कि लास्ट में अपने जो डेटा फैक्ट्स के द्वारा, डेटा फैक्ट कोट, या अगर कोई अगर प्रूफ रीडिंग कोई आपके पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट के द्वारा क्या करते हैं लास्ट में, या एंड होता वे फॉरवर्डिंग। वे फॉरवर्डिंग समझ रहे हैं ना, भविष्य उन्मुखी बात जो होती है। हाँ, भविष्य उन्मुखी बात को आप लिख करके क्या करते हैं, अपने आंसर को इंड करते हैं। अब देखिएगा मैंने कितने पॉइंट्स को क्रिएट किया है, वो आपको मैं दिखा रहा हूं, वो देखिए।
जैसे मान लिया सपोज कि G20 आपके पास सामने दिख रहा है, ठीक है? तो G20 दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो मैं आपको फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, आपकी ये ब्रेन में फॉर्मेटिंग चलनी चाहिए। उसके बाद वर्तमान शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु, जो वर्तमान शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, मान लिया वर्तमान शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, भारत में हुआ, भारत इसकी अध्यक्षता किया। अब बात आता है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कोई भी प्रश्न का G20 का ऑब्जेक्टिव्स तो आपसे पूछा जा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दूसरी बात, जो मैंने आपसे बात किया कि G20 का जो अचीवमेंट्स क्या है, अभी तक में G20 की स्थापना से लेकर के 1999 से लेकर के वर्तमान 2023 तक G20 के द्वारा वैश्विक स्तर पे क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई, पॉइंट टू बी नोटेड। अब सर पॉइंट्स लिखते चलिएगा, ऐसा नहीं कि हम पढ़े जा, अब चीजें कर किए जा रहे हैं, आप पीछे हो गए। नेक्स्ट बात आता है कि आपके पास चैलेंजेस क्या है। अगर मान लिया जाए, जैसे आपने सुना होगा कि इस बार क्या हुआ था कि G20 की अध्यक्षता को जो फाइनलाइज होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि जो सर्वसम्मति होती है, जैसे जहां भी किसी भी देश की अध्यक्षता होती है, उस देश के द्वारा जो है एक घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन साइन किया जाता है, जिसकी सर्वसम्मति से लोग मानते हैं उसको। तो ऐसा मामले आया था मतलब न्यूज में कि मतलब कुछ असहमति बन रही है कुछ देशों के द्वारा, लेकिन अंततः क्या हुआ, वो जो प्रॉब्लम था वो डिजॉल्व हो गया और सारी चीजें नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से आपका चीजें सामने में आ गया। नई दिल्ली घोषणा, ठीक है, घोषणा पत्र। अब बात आता है सर क्या कि जब ये आपने अचीवमेंट्स को चुनौती को देख लिया, चुनौती के बाद आपके सामने क्या चीजें उठ करके आ जाती है बातें। एक आता है कि भारत एवं G20 2023 समिट की रूपरेखा, फॉर्मेटिंग क्या होते हैं उसको, फॉर्मेट, फॉर्मेट। ये रूपरेखा हुआ, रूपरेखा का मतलब जैसे एग्जाम्पल में आपके द्वारा कई सारी चीजें ऐसा होगा जो आप देखेंगे कि G20 के दौरान जिन जिन चीजों को मुद्दे को लेकर के इंपोर्टेंट्स, यहां पर मैंने लिख दिया, इसीलिए लिखा था, आप यहां देखिएगा क्या लिखा है, महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिया कि क्या क्या चीज यहां से उठ करके आया। नेक्स्ट आता है कि जब इतनी चीजें आप लिख लेंगे 2023 का, तब आता है कि वे फॉरवर्डिंग, लास्ट में रिजल्ट कंक्लूजन आप किस तरीके से अपना इसको नोट डाउन करते हैं। ये फॉर्मेटिंग समझ में आ रही है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए, इसको जब आप स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने, बार बार मैं कहूंगा, आपने जो 68 का मेंस लिखा, उस मेंस के पेपर्स में और अभी जो मैं बता रहा हूं उस पेपर्स में, अंदर में अपने अंतरात्मा में, अपने मस्तिष्क के अंदर आप कंपेयर कीजिएगा कि सर का जो पेपर्स है, जो जीएस का नोट्स है और हमारे नोट्स में कितना डिफरेंस है, आप वो देखते रहिएगा, ठीक है। अब आता है कि सिंपल सिंपल मैंने इंट्रो, आपके पास कोई फैक्ट्स है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रो का, कि विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच, ठीक है, एक बहुपक्षीय मंच है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका उद्देश्य मैंने यहाँ पर जो बात बोला था, इसका मैंने उद्देश्य को क्या कर दिया, यहाँ पर रेखांकित कर दिया। कैसे रेखांकित किया है सर, आप इसको फॉर्मेटिंग में इस तरीके से, मैंने इसको भूमि, आप उससे शुरुआत करने का और भी तरीका है, आप देखिए एक बार, अब देखिए एक बार, ठीक है। जैसे मान लिया जाए उद्देश्य के रूप में मैं इस तरीके से पॉइंट्स को ले आया, ठीक है। पहला उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स को मैंने क्या किया, अपने सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना, ओके। दूसरा कहता है कि वित्तीय विनियमन, फाइनेंशियल जो रेगुलेशंस होता है को बढ़ावा देना। जैसे मान लिया जाए, आप जानते हैं कि 1991 में एलपीजी कॉन्सेप्ट आ गया, ओके। तो उसके बाद G20 आप जानते हैं उसी के 8 साल के बाद जो है G20 की स्थापना होता है, ठीक है। और उसी के स्थापना के बाद आखिर क्या चीज था, जो पहले क्या होता था कि जो वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं थे, किसी देश के गवर्नर्स होते थे और वित्त मंत्री होते थे, वो मीट करते थे। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या लगा, जब सब प्राइम संकट आया, तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब जो चीजें हैं राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष की मीटिंग होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को लेकर बढ़ावा। तीसरा कहता है कि एक नया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना, यानी क्या था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क यानी ढांचा तैयार करने की बात है। अब जब इतनी चीजें लिख दी आपने,
तो आपके दिमाग में आ गया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब देखिए, ये फॉर्मेटिंग मैं यही कहता हूं, परोसने के तरीका को मैं कहता हूं। कंटेंट कमोबेश लोगों के पास सेम रहता है, आपके पास हो। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंटेंट के स्तर पे आप देखें, हाँ, कंटेंट के स्तर पर यदि आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ समय के बाद लगेगा कि कमोबेश सेम है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा कुछ समय के बाद, ठीक है। लेकिन आप बेहतर क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसा तकनीक है जिसको हम और बेहतर बना सकते हैं। ये आपके पास बेहतर बनाने का चारा कुछ और नहीं, बेहतर बनाने का चारा यही है कि आप जो है जितना अधिक से अधिक बेहतर बना सकते हैं वो बेहतर बना लीजिए, ठीक है। और आंसर की फॉर्मेट पर हम इसको क्या करेंगे, एक बेहतर प्रेजेंटेशन देंगे। वो प्रेजेंटेशन आप देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। और मैं आपको कहता हूं, आप इस बार के 69 के एग्जाम में लिख के आना है आपको, ओके। चलिए सर, चलिए अब हम चलते हैं फॉर्मेट नेक्स्ट। अब हम आपको पॉइंट्स और देखिए, जब आप इस पर आते हैं सर, तो इस पॉइंट्स को बता करने से के लिए आपके पास आता है कि G20 की विशेषता। आपका मैंने आंसर में देखा था, आप कैसे आंसर लिखे थे। मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा कि आप कैसे लिखे थे, ठीक है। तो अभी क्या किया आपने कि G20 की विशेषता में क्या लिखा, गठन जो 1999 प्रथम सम्मेलन कब हुआ है, 2008। उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स मैंने क्या लिखा कि G20 के, ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट, वैश्विक जीडीपी के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी बात मैंने क्या लिखा कि वैश्विक व्यापार में लगभग, जी जी बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इतना ध्यान रखिए ना, आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्मेटिंग, एक बात आपको पता है, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं। आप इस बात से आपको आपको सहमत होना पड़ेगा कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या लगता है आपको कि आप जो आंसर लिखते हैं उसके सारे पेज 64 पेजेस पढ़ते हैं आपके प्रोफेसर? नहीं नहीं, आपका आपका व्यक्तिगत मानना क्या है? राकेश जी वीडियो ऑन कीजिए। आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि एक विद्यार्थी का 64 पेज आपके प्रोफेसर जो चेक करने वाले हैं पढ़ते होंगे, टू दी लाइन पढ़ते होंगे? मैं ये नहीं कहता हूं, कतई नहीं कहूंगा कि डेटा को गलत इनपुट, अपने इनपुट डालने के लिए, बट मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट जो फ्रेमिंग होता है, आंसर्स जब लिखते हैं तो आपका फर्स्ट देखता है कि दो तीन पेज कैसा है, लिखने का शैली कैसा है, लिखावट कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, विजिबल है कि नहीं, ठीक है। जब इतनी चीजें हो जाता है ना, तो समझ लीजिए कि आपका मार्क्स उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि इतने मार्क्स मुझे देने हैं। पॉइंट टू बी क्लियर, ठीक है। तो राकेश जी आप देखिए, नहीं लिखना भी है आपको, आपके सामने मेंस वाले बच्चे बैठे हुए हैं तो आपको लिखना भी है, आप लिखिए, ध्यान दीजिए उस पर। चलिए, तो इन चीजों पे ध्यान दिए। आपको प्रेजेंटेशन जिसका भी, आप यूपीएससी में क्या देखते होंगे, यूपीएससी में कमोबेश कंटेंट के स्तर पे लोगों के पास समान रहता है, अंतर रहता है कि आप परोसते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। मैं बार बार फोकस करता हूं सर, आप यही मैं प्रेजेंटेशन में आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूं कि आप देखिए मेरे प्रेजेंटेशन को, देखिए मैं किस तरीके से सजाया हुआ हूं। और आप भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर, अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए सर, जब आप देख रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोल लिखा कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% प्रतिनिधित्व है, वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट लिखा कि जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन 80% से अधिक है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये चीज मैंने क्या किया कि छोटे से इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बना दिया, वर्ल्ड मैप बना दिया। आप कहेंगे कि सर, आप कहेंगे कि सर कैसे बनेगा, मैं कहूंगा भैया मेरे प्रैक्टिस कर लो, बन जाएगा वहां पे। मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो बन जाएगा, कोई इसका सेकेंड सब्सटीट्यूट नहीं है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपसे भी बन जाएगा। तो ये आप, अच्छा ये जब बनाएंगे ना, तो ये बनने के बाद जो चेक को भी करने वाले, चेक करने वाले होंगे, इतना तो उनके समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसके G20 की समझ है, ठीक है। अब आता है G20 की महत्ता को लेकर के, वैश्विक आर्थिक समृद्धि।
ये पॉइंट्स आप ऐसे ही लिखना, आप ध्यान समझ में पा रहे हो ना? जब कोई पॉइंट्स लिखो तो जैसे मान लो, अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जब जैसे मान लिया जाए ये क्या है कि भारत और G20, तो भारत और G20 को आपने क्या किया? भारत और G20 को यही चीज सेकंड कहता है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र, इस चीजों को क्या करना है कि एक चीजों में डाल देना है, ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है, इसमें डाल देना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ किया है। उसके बाद ये एक पॉइंट्स बना दिया, इसका एक पॉइंट है नंबर 1, इसमें कुछ बातें लिखना है, रणनीतिक और भविष्य के आर्थिक विकास का मार्ग। अगेन अगेन वैश्विक संकटों को संबोधित करना, जो ग्लोबल संकट है, डिजास्टर्स है, ग्लोबल जो प्रॉब्लम है, समस्या है, क्राइसिस है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ग्लोबल क्राइसिस में मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट क्या है, पढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए। यानी कोविड-19 महामारी के लिए डब्ल्यूएचओ ने एकजुटता प्रतिक्रिया कोष का गठन किया। अब जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने क्या किया। डब्ल्यूएचओ बोला कि भाई देखो कि एकजुटता प्रतिक्रिया कोष होना चाहिए, एक जिस तरह एनडीआरएफ एसडीआरएफ होता है ना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ होते हैं राज्य लेवल पे। ये क्या है, एक प्रकार का रिस्पॉन्स फोर्स ही तो है, जो प्रतिक्रिया करने का काम करता है। इस प्रकार से करना, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए लिखा हुआ, मैंने एग्जाम्पल से इसको पुष्ट किया अपने आंसर को। आप समझ पा रहे होंगे मेरे लिखने का तरीका कि मैं जो बात लिख रहा हूं सर, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं किससे, एग्जाम्पल से, कि $5 ट्रिलियन से निवेश। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में मैंने क्या पॉइंट्स दिया, अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली, इंटरनेशनल टैक्स प्रणाली को, सिस्टम को लागू वो निर्धारित करना। नेक्स्ट दिया एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो 15% न्यूनतम निगम कर, जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ना, उस पर जैसे मान लिया जाए आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में है, तो ऐसे भी तो अन्य देश में भी होगा ना। इसी प्रकार से वहां पर चीजों को क्या करना, एमएनसी पर 15% न्यूनतम निगम कर को साबित करना। नेक्स्ट बात आता है, चौथा नंबर मैंने पॉइंट्स क्या लिखा, व्यवस्थित करना, द्विपक्षीय संबंध, यानी कि बायलैटरल रिलेशंस। जैसे बायलैटरल रिलेशन में किसका किसका एग्जांपल आप लेंगे, भारत अमेरिका का ले लीजिए एग्जांपल, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, आप उस समय क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर देंगे। तो उसके बाद इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी बदल देना पड़ेगा, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी बदल देंगे। सबका इंडिया का अपना फॉरेन पॉलिसी है, अलग सभी के देश का अपना अपना फॉरेन पॉलिसी है। नेक्स्ट आता है कि मानव संसाधन विकास एवं रोजगार, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एवं रोजगार को लेकर के बात है। तो 2025 तक लैंगिक भागीदारी, जो लैंगिक भागीदारी अंतराल कितना प्रतिशत कम करना है, 25%। आप कहेंगे सर देखिए मैं बता रहा हूं, आप इसको भी सुनिए, समझिए कि इसको मैंने कैसे, किस पॉइंट से इसको नोट डाउन किया है। अब बात आता है, इसको क्या बात आता है कि आप देखिए, मैं आपको यहाँ लिखने की व्यवस्था बताया हूं, यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए आप इस पॉइंट्स को, कि 2025 तक लैंगिक भागीदारी अंतराल 25%। मैंने कम नहीं लिखा, मैंने क्या किया, उसको नीचे से एरो बना दिया। आप देख पा रहे हैं ना, आप उस चीज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बना देंगे कि एरो का, आपका इससे क्या फायदा हुआ, समय बचा, और आपका जो एक अट्रैक्शन लगा कि नहीं, बच्चे के अंदर इकोनॉमिक नॉलेज भी, अंडरस्टैंडिंग में, अगर मान लिया जाए कल के डेट में अधिकारी बनेगा, तो अगर मान लिया जाए किसी भी रिपोर्ट्स में अगर मान लिया जाए इस तरह के सिंबल यूज किए जाएंगे, तो बच्चे के अंदर समझदारी अच्छी लेवल पे आ चुकी है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब जब आगे देखेंगे सर, तो आपके पास G20 की उपलब्धता की बात आती है। क्या आती है, G20 की उपलब्धता। तो G20 की उपलब्धता के लिए आप क्या यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने क्या लिखा, कर प्रणाली सुधार, मानव संसाधन विकास एवं रोजगार, वैश्विक संसाधनों का व्यवस्थित करना, और वैश्विक आर्थिक समृद्धि। इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने ऐसे लिखा है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं करूंगा इवन,
ठीक है, आप यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा पॉइंट्स को एलोबरेट कर देंगे यहाँ पे। जो भी आपके पास पॉइंट्स है, इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर कर देंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर इसी प्रकार से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। समझ पा रहे हैं ना? अब बताइए, आप ही बताइए कि आपके आंसर जो लिखे थे, इस आंसर में अंतर नज़र आ रहा है ना? यही चीज़ है, प्रेजेंटेशन आपका जितना बेहतर रहेगा सर, आपकी जो मार्क्स देने का पैटर्न है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और अंततः क्या हो जाएगा? उसके बाद मैंने क्या किया सर, G20 के समक्ष चुनौतियाँ, इस मैंने चुनौतियाँ को लिख दिया, ठीक है? इस चुनौतियों में क्या-क्या लिखा मैंने? प्रभावी शक्ति का अभाव, प्रभावी शक्ति का अभाव। जैसे एग्ज़ाम्पल में, अगर मान लिया जाए वैश्विक स्तर पे, अगर कोई इफ़ेक्टिव अगर पावर्स हिडन है, तब तो मान लिया जाए कि किसी भी प्रकार का, अभी देखिए हाल ही में देखिए, आप देखेंगे 2 चीज़ आपके समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आप इसको पुष्टि करेंगे। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध, वॉर। दूसरा, इज़राइल हमास, या फ़िलिस्तीन कह सकते हैं ना? फ़िलिस्तीन जो युद्ध चल रहा है वर्तमान में, ये अभी क्या कर रहा है? यूएनएससी क्या कर रहा है बताइए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रहा है? अभी वर्तमान देखा जाए, प्रासंगिक इसके यूएनएससी के प्रासंगिकता पे तो प्रश्न उठ रहा है ना? यूएनओ क्या कर रहा है? इसके ऊपर भी प्रासंगिकता पे प्रश्न उठ रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन क्या कर रहा है? यूएनएचआरसी जो है, यूएनएचआरसी, समझ पा रहे हैं ना? इन चीजों को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। तो अब मैंने यहां लिखा G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था क्या है? नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है। इसी कारण तो मतलब दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट है कि औपचारिक चार्टर जो होता है कि अभाव के कारण पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी की चुनौती है। यानी कि अगर मान लिया जाए कोई भी चीज चार्टर बन जाएगा, कोई चार्टर्ड एक्ट जैसे पहले होता था, जैसे मान लिया जाए, आप जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया पे रूल करने आया तो चार्टर्ड एक्ट लाया था। तो चार्टर्ड एक्ट लाया, तो चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया कि वो किसी कार्य को मतलब बाध्य करने के लिए क्या कर दिया गया, मजबूर किया गया, यानी बाउंडेड किया गया, व्यक्ति से बाउंडेड किया गया कि आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई चार्टर एक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि संरक्षणवाद, यानी प्रोटेक्शनिज्म। आप इसका भी नाम सुने होंगे, प्रोटेक्शनिज्म का, संरक्षणवाद का। जैसे देखिए, उदार समूहों के बीच नीतिगत निर्देश, जैसे मान लिया संरक्षणवाद, अभी आपने अमेरिका में देखे होंगे कि वहां संरक्षणवाद यानी कि वो ऑल टाइम अपनी प्रोटेक्शन करने में जुटा रहता है कि मेरा किसी भी तरीके से मेरा क्या होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। खैर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का पड़ोसी नहीं है। कहा जाता है ना कि मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो यही चीज है। तो संरक्षणवाद को लेकर के, प्रोटेक्शनिज्म को लेकर के यूएसए में आप जानते हैं, इस यूएसए का भी एग्जांपल लेकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रभावी उपाय, चुनौती को लेकर के अप्रभावी उपाय। अप्रभावी उपाय में आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। अभी देखिए, आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन के मुकाबला को लेकर के जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब आपको COP21 आया था, क्या आया था? नहीं नहीं, हाँ, COP21 पेरिस में जो हुआ था, उसमें क्या बात कही गई थी, जो 2005 के जो स्तर है, 2005 के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्या बोला गया था? 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या क्या हुआ? अभी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अभी देखिए वर्तमान में कहा, अभी आप जानते हैं कि COP28 हुआ है। कहाँ हुआ है COP28? यूएई में हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी चीजें वही बात बार बार हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के बात हो रही है। नेक्स्ट है सामाजिक असमानता को दूर करना, जो सोशल
इम्पैरिटी है या सामाजिक असमानता को दूर करने की बात कर रही है। नेक्स्ट आता है चुनौती में कि सदस्य समिति के द्वारा आलोचना। जैसे आप देखे होंगे कि वहां पे जब इससे पहले आप जानते हैं ट्राइपोड होता है, क्या होता है या ट्राइकिया कहा जाता है इसको, कि हाँ ट्राइकोट 3 देश होता है, 3 देश से बनता है, ठीक है। अब जानते हैं कि इससे पहले क्या हो गया, जैसे मान लिया 2022 का देखें, 2023 का देखें और 2024 का देखें, तो आप जानते हैं कि 2023-22 में कौन था? इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया 2022 में कौन हो गया? इंडिया, भारत, और ये कौन हो गया? ब्राजील हो गया। तो यही चीज हो, इंडोनेशिया में बाली घोषणा पत्र आया था, ये भी पता है आपको। भारत में नई दिल्ली घोषणा पत्र आया, और ब्राजील में जब जहां होगा तो डीओ घोषणा हो या जो जिस नाम से भी हो, वो तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। अब बात आता है अफ्रीकी, इसको मैंने पुष्टि करने के लिए क्या किया कि सदस्य देशों के द्वारा आलोचना के अंतर्गत अफ्रीकी देशों की अनुपातिक प्रतिनिधित्व। लेकिन अब क्या कर दिया गया 2023 में भारत की अध्यक्षता में यूरोपियन यूनियन को, सॉरी अफ्रीकन यूनियन होगा ना, अफ्रीकन यूनियन होगा, अफ्रीकन यूनियन को क्या कर दिया गया, इसको एक 21वां, ये 20 था, इसको 21वां क्या कर दिया गया, प्रतिनिधित्व का दर्जा दिया गया। इतना डिले क्यों? आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े क्षेत्र को आखिर इतना डिले क्यों? ये भी एक प्रश्न है ना। अब आता है सर भारत और G20। भारत और G20 को लेकर के आप क्या दिमाग में लगा रहे हैं? आप देखिए कि 2023 में G20 की अध्यक्षता को लेकर जितनी भी रणनीति आपके पास दिमाग में है, वो पॉइंट्स बनाकर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। इस तरीके से पॉइंट्स बनाइए। प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं आपको, मेनली प्रेजेंटेशन मेरा दिखाना काम है, ठीक है। भारत G20 के संस्थापक सदस्य, आपको ये भी पता है। नेक्स्ट आता है कि भारत और विभिन्न G20 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार भी है, क्योंकि भारत जब G20 देश का समिट होता है तो भारत सिर्फ सभी देशों के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्ट भी तो होता है। आप देखे होंगे जापान के साथ भी इंडिविजुअल इंटरेक्ट हुआ था, यूएई के साथ जो यूएई का जो प्रिंस था उसके साथ भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वाले के साथ भी हुआ। अच्छा आपको याद होगा जो क्या नाम थे, अब्दुल फतेह अल सीसी नाम है ना उसका, मिस्र वाले का, अल सीसी नाम है, कुछ ऐसे ही नाम है। तो मिस्र वाले के साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से इंडिविजुअल व्यापारिक द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार भी करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे एफटीए, एफटीए क्या मतलब होता है? एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री। तो आप जानते हैं कि अफ्रीका के कुछ देशों के साथ, अफ्रीकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है। नेक्स्ट आता है कि विविध कार्य प्रणाली आतंकवाद, वैश्विक कराधान, नई डिजिटल तकनीक को लेकर के भी क्या कर दिया गया है, भारत अपनी खास तौर पे देखेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। अब बात आता है कि जब इतने चीजें होने के बाद आप क्या करेंगे। आप आपसे तो आगे की राह लिखेंगे ना, लास्ट में निष्कर्ष जिसको कहते हैं। देखिए मैं कैसे निष्कर्ष लिख रहा हूं, आप कैसे लिखे थे निष्कर्ष, वो देखिए आप, यही समझना है सर। अगर पॉइंट वाइज बना सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से भी इसको देखिए आप दीजिए जीएस वाले पेपर में दीजिए, क्यों दीजिए, क्योंकि अगर आगे की राह लिखने का मतलब ये भी लिख सकते हैं अंत, अब इसको ये भी लिख सकते हैं ना, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि, कहा जा सकता है कि G20 देशों की वर्तमान समिट, वर्तमान शिखर सम्मेलन, वर्तमान शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में क्या, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब लिखिए, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा बात एक और आता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। फिलहाल तो आपने आगे की राह में इस तरीके से आप देखिए लिखना क्या है कि विभिन्न राष्ट्रों की अध्यक्षता है। आप जानते हैं कि G20 का कोई सचिवालय है क्या? बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तो G20 की कोई सचिवालय नहीं है, इसका मतलब कि विभिन्न राष्ट्रों का क्या हो रहा है कि अध्यक्षता मिलता है।
सभी देशों उभरते बाजार को एक साथ लाने के लिए दृष्टिकोण अपना प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर को। मतलब कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बुनियादी ढांचे को लेकर के बात की जाती है। ठीक है, कि बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट आता है कि कोविड-19 के बाद मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अब पढ़िए ये सर, पढ़िए ये पढ़ के सुनाइए आप। निष्कर्षतः दुनिया आपस में अब इतनी जुड़ी हुई और एकीकृत है कि सभी वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा। इसमें G20 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आपने क्या दिखाया? आपने ये चीज दिखाया कि भविष्य उन्मुखी बात बोल दिया। क्या बोल दिया? भविष्य उन्मुखी जो बातें हैं आपने इसमें कर दी, डिस्कशन कर दी है। ठीक है, तो भविष्य उन्मुखी जब ही आपने बात किया तो इससे आपके दिमाग में चीजें आपके बन करके आ रहा होगा कि हाँ सर, अब मैं जो है इन चीजों को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए सर, वीडियो ऑन कीजिए। अब बताइए राकेश जी, अब बताइए कि जो आपने अपना अपना तुलना बताइए और अभी जो आपने देखा वो बताइए आप। इसमें तो सर कंटेंट भी बेहतर है और प्रेजेंटेशन का तरीका भी बेहतर है सर। और अगर मान लिया जाए, आपको तुलना कीजिए कि 68वीं और 69th में, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि कंटेंट अभी मैं आपको उतना बेहतर बढ़ा नहीं सकता, बट मैं इतना जरूर करवा सकता हूं कि आप कैसे लिखेंगे, कोई भी कंटेंट को कैसे परोसेंगे, जिससे कि आपको खुद में लगे कि मेरा आंसर पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक बार फ्रेमिंग करवा देते हैं, जिससे कि आप फ्रेमिंग में समझ जाएंगे मेंस का आंसर राइटिंग किस बेहतरीन तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, वो फ्रेमिंग एक बार हम करवा देते हैं, आप वो भी समझ में आ जाएगा आपको। आप वो देखिए, आप यहां देखिए, जैसे मान लिया जाए मेंस आंसर फॉर्मेट। ठीक है, अब बात आता है, जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज़ों को मैंने क्या किया कि लिखने का एक होता है कि कोई भी अगर हेडिंग है, इसमें डाल दीजिए पॉइंट नंबर 1 शीर्षक, शीर्षक डाल दीजिए 1 पॉइंट, यस सर। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका है यस सर। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट। आप सर लिखते चलेंगे? यस सर, लिख रहा हूं सर। हाँ सर। अब देखिए तीसरी बात, तीसरी बात अगर मान लिया जाए, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा पॉइंट आपको बनाना है तो ऊपर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए। एक ये होता है। बाद में क्या करना है कि ऐसे करके रख दीजिए। चौथा बात, इस तरीके से भी पॉइंट्स बना सकते हैं। यस सर। पांचवा, आप फिफ्थ नंबर को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई हेडिंग आपने यहां लिखा 1, 2, 3,
4, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 6 नंबर में आप ये भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। वांट टू बी क्लियर सर? यस सर। 6 नंबर आपने देखा, 6 नंबर, 7 नंबर आप इसको ये तो भी तरीका है कोई भी पॉइंट्स को लिखने का। मैं 5-5 पॉइंट का बेसिस बना रहा हूँ, जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कोई भी हेडिंग आपने लिखा, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 8वां आप ये भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर आप जो भी शीर्षक डालना है आप शीर्षक डाल दीजिए। ठीक है सर? अब बताइए सर, आप इतने 8 तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बताइए कौन सा आप कितना बेहतर आप चीज़ों को अरेंज कर पाए। क्या लगता है? अब बताइए कि आप आंसर आप ऐसा लिखना शुरू करेंगे तो आपका आंसर को लोग पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, वीडियो ऑन कीजिए थोड़ा सा, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। अब बताइए आप मुझे कि ये आंसर पढ़ने के लिए मास्टर साहब को तनाव लेना पड़ेगा? नहीं सर। अच्छा, आप मास्टर साहब को ऐसे मतलब कि लिखने का प्रयास करते हैं सर। हाँ, अच्छा, लिखने का प्रयास करते हैं। आवाज़, हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर? हाँ, हाँ, बोलिए, आ रही है आवाज़, यार बोलिए। कह रहे हैं सर ऐसे लिखने का प्रयास हम करते हैं सर, तो मेरा और है जो मतलब कि बढ़िया होने के बाद खराब हो जाता है। अच्छा, ठीक है, उस पर भी हम काम करेंगे। उस पर 2 तरीका है, इसका भी एक तरीका है, मैं उसका भी तरीका बताऊँगा आपको कि इसको तरीका। अच्छा, राकेश आप बताइए कि ये फॉर्मेटिंग कैसा लगा? ठीक है ना? तो आप आंसर, हाँ सर। हाँ, आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। सभी लोग आंसर लिखना शुरू करिए। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिनको लग रहा है कि सर हम ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो एक चीज़ कर सकते हैं आप सभी लोग देखो, आप एक चीज़ कर सकते हैं। कोई भी हेडिंग जो है, आप ना क्या, आप क्या कीजिए, आप एक तरीका और है मेरे पास, जो मैं आपको वो तरीका मैं बताना चाहता हूँ, जो हो सकता है मे बी कि आपको ज़्यादा परफेक्ट महसूस होगा। कोई भी चीज़ को क्या कीजिए, जैसे पेज आपका ये है, ठीक है? ये पेज है ना? यस सर। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लिया जाए कोई भी टॉपिक आपने लिखा, जैसे उत्तर आपका हुआ, उत्तर हुआ, तो आप क्या कीजिए, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है? आपने यहाँ ये कर दिया, उसके बाद क्या करो, पॉइंट्स बना लो यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है? अगेन बाब यस सर। अगेन बाबू, टॉपिक यहाँ से लिखो, जो हेडिंग लिखना है आपको, हेडिंग यहाँ लिखो। फिर से क्या करो, 2 लाइन लिखो। ठीक है? और लिखो कि निम्नलिखित है, क्या लिखना है? सर हाँ, ऐसे तो लिखे हैं सर, ऐसे तो हम नहीं, नहीं, हाँ, लिखने में निम्नलिखित हमको है। लिखना पड़ आप जाता है। निम्नलिखित लिख करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। समझ में आ गया ना? यस सर। ये काम अब ये, या तो ये काम कीजिए। दूसरी बात, अगर ये काम करते हैं ना, तो अगर मान लिया जाए कोई लिखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये भी एक तरीका है।
आप बताइए बाबू, अगर दोनों काम साथ में करेंगे तो कैसा लगेगा आपको? यानी कि आपको कुछ पैराग्राफ भी दे रहे हैं 2-3 लाइन का, उसके बाद पॉइंट भी बना रहे हैं आप। यस सर। ये बताइए, ये तरीका आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसा रहेगा? सही रहेगा सर। ठीक रहेगा ना? दूसरी बात, आप करो ये, पहले काम करके ना मुझे कोई आंसर लिख करके सेंड करो, जैसे मैंने लिख कर दिखाया ना आपको। आपको मैंने वो ये दिखाया था ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन, आपने इतने क्वेश्चन में किसको किसको ट्राई किया? सर इसमें जो ऊपर वाला तीन को छोड़कर सर बाकी तो ट्राई किए हैं सर। अच्छा, तालिबान वाला आपने ट्राई नहीं किया, ठीक है। भारत इजराइल वाला भी, क्योंकि इजराइल मैंने इसीलिए दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हमास अटैक। अच्छा, ये देखो, अच्छा ये बताओ ये बाबू क्या है, भारत की दी हाइफेनेटेड पॉलिसी क्या है? नहीं पता सर भाई। कुछ नहीं, दी हाइफेनेटेड पॉलिसी ये कहता है कि भारत जो है फिलिस्तीन के साथ भी चाहता है रिश्ता बना के रखना, और चाहता है इजराइल के साथ भी रिश्ता बना के रखना, यस सर। यानी बीच में रहना चाहता है भारत। ठीक है, अब जब भारत बीच में रहना चाहता है तो यही 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 है दी हाइफेनेटेड पॉलिसी। भारत किसी के साथ मतभेद करके नहीं रहना चाहता है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत शुरुआत से ही क्या है, फिलिस्तीन के पक्ष में है। और आपको यह भी पता है यस कि सर। भारत का जो दोस्ती है वो इजराइल के साथ अच्छा है। तो आप बताइए कि दी हाइफेनेटेड पॉलिसी के बेस्ड अभी इजराइल और हमास को लेकर के जो फिलिस्तीन विवाद चल रहा है उसको लेकर के जो क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये पॉइंट अगर डालेंगे तो दी बेहतरीन होगा आंसर आपका। ठीक है, तो आप यहां पर इन चीजों को देख सकते थे कि इसको कैसे यूज करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम इसको यूज कैसे करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलो, अब बात आता है कि आपने ये काम देखा और ये काम किया। अब नेक्स्ट बात आती है सर कि ये नहीं ये किया भारत अमेरिका चाइना वाला। सर भारत अमेरिका चाइना तीनों को, जैसे भारत अमेरिका पढ़ा है, भारत चीन पढ़ा है, जब तीनों को नहीं पढ़ पाए। सोचिए ना, एक बार बाबू सोचिए ना, एक बार सोचिए ना, आप सोचिए ना, आप तीनों को एक रिले जैसे सर आप एक तीनों को रिलेशन बनाइए ना, मैं आपको कह रहा हूं एक तीनों को रिलेशन थोड़ा बनाइए ना। जैसे भारत का, आप जानते हैं कि चीन चाइना जो है पड़ोसी है। जैसे हुआ। यस सर। दूसरी बात, आप जानते हैं तो कि भारत है भारत, हाँ जैसे कि भारत है जो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका का साथ चाहता है, बिल्कुल और साथ ही है जो भारत है जो अमेरिका से, चाइना से जो अपना व्यापारिक संबंध भी बढ़िया रखना चाहता है। उसी तरीका से अमेरिका है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में है जो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका का साथ चाहता है। बिल्कुल। और साथ ही है सर जो वो अमेरिका से चाइना से दोस्ती भी रखना चाहता है। हम्म। और भारत का है जो कि अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय संबंध बेहतर है सर। बिल्कुल। और बताइए, और बताइए, कुछ और बताइए। और तो दोनों की कंट्री, तीनों कंट्री जो अपने द्विपक्षीय संबंध भी, अमेरिका और चाइना का भी द्विपक्षीय संबंध है, व्यापारिक संबंध है। हम्म। जैसे देखिए, इस पर और सोच सकते थे, जैसे मान लिया जाए जो आपके प्रश्न में दिख रहा है उस प्रश्न के अनुसार भी सोचिए। जो चुनौतीपूर्ण को लेकर के बात हो रही है कि भारत के नई रिश्तों के लिए चुनौतीपूर्ण जो बात हो रहा है उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर भी जो है आप अपना एक विचार दे सकते हैं और उस पर जो है आंसर को फॉर्मेटिंग के डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात आता है क्या कि हम जो आंसर फॉर्मेट कर रहे हैं उस आंसर फॉर्मेटिंग के लिए जो मेरा क्या तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरा क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन चीजों को लेकर के आप काम करके मुझे दीजिए ना, थोड़ा सा मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपका जो काम करने का तरीका है, आप कितने डेप्थ में जा करके आप आंसर करें। जो मैंने आपको तरीका आज दिया है ना, ये तरीके जो बताया, जितने भी फॉर्मेटिंग का आंसर का तरीका बताया है, आप उस पर काम कीजिए और लिख करके मुझे नोट्स बना के दीजिए। आपका मैं आप चेक करता हूँ और एक ऑफिसर लोग को भेजता हूँ, अब वो चेक करके आपको देता है। ठीक है, अभी अभी लिख देते हैं सर।
बिल्कुल, आपके पास मैंने क्वेश्चन का करंट भेज दिया। मैं चाहता हूँ कि करंट आज कर लीजिए, फिर किसी दिन जो है आपको जो हार्ड टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपने साइंस टेक बताया था, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट डे साइंस टेक पर हम क्लास कर लेंगे, ठीक है? मेंस का। अच्छा। हाँ, और जो भी आपका हार्ड लगेगा ना ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला सेक्शन, उस पर भी हम क्लास अरेंज कर लेंगे। लेकिन प्रयास करेंगे कि आप लिखिए, अधिक से अधिक लिख करके चीज़ों को रखिए, जिससे कि वही आपका काम आने वाला है शॉर्ट नोट्स के रूप में, ठीक है? सर क्योंकि वही तो हम बोल रहे हैं सर, कि जैसे कि सर फॉर्मेटिंग तो आज बता दिए सर आपने, किस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है। ठीक है। तो सर हम ये कह रहे हैं सर कि जैसे कि कल के लिए आप टॉपिक दे दीजिए, ये टॉपिक हमको पढ़ना है, और शाम में जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले या फिर अति कर ले हमको टेस्ट टाइप का क्वेश्चन दे दीजिए, उनको 2 घंटा में लिखना, आप टाइमर लगाकर और लिख कर आपको सेंड कर देंगे सर। आप यही लिखिए ना सर, ऐसे आप हमें आप यही क्वेश्चन को लिखिए ना, यही क्वेश्चन को लिखिए ना, क्या दिक्कत है? करंट का लिखिए क्वेश्चन। मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिया है ना, 10 क्वेश्चन को आप लिख के दीजिए मुझे। आप देखिए, इसका 10वां ठीक है, नंबर 12 क्वेश्चन। हाँ, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए तो। हाँ कि नहीं शिक्षा नीति संघर्ष और कृषि रोडमैप, नई उद्योग नीति, बिहार का जनगणना और नई आरक्षण। बेहतरीन। आप इसी बार मुझे जो है सो लिख के दीजिए ना मुझे, आप जितना पेज में लिख सकते हैं, 6-7 पेज में, जो पेज में लिखना है आप लिख के दीजिए मुझे। आप अभी लिखो, आप अभी लिखो, अब अभी अभी लिख के सेंड करो आप मुझे ये क्वेश्चन। अब आप जब 12 बजे रात तक भेज देना मुझे, ठीक है? ठीक है, बाकी जैसे भी आपको कोई आप लिख के सेंड करोगे, मैं आपको इसका रिव्यू सेंड करूंगा, ओके?